नमस्कार दोस्तों, फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। फिनिश क्लासेस बाय पीएस की तरफ से डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 17 से 18 जनवरी के बीच का जो करंट है, 2 दिन का। एक दिन का करंट अफेयर्स अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि पीपीटी तैयार नहीं हो पाई, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी मोबाइल में, तो इसलिए नहीं हो पाया था। तो आज दोनों दिन का करंट अफेयर एक साथ हम कवर करेंगे। उससे पहले जो नए व्यूवर्स हैं उनको बता दूं कि आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड हमारे वीडियो हैं या बीपीएससी से रिलेटेड जो क्लासेस चल रहे हैं उनकी वीडियो हैं, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम लिंक, उसको ज्वाइन करेंगे, जिस पे आप डेली के जो करंट अफेयर का सेशन है उसके साथ में बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर सेशन चल रहा है उसके आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे और जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ठीक, श्री भानु प्रताप सिंह ने वर्ल्ड एक्सपो 2020 जो है वो किस देश में एमएमई मंडप का उद्घाटन किया और खादी इंडिया फिल्म को उसे वहाँ लॉन्च किया। तो ये कहाँ किया? ये किया गया सऊदी अरब में। ब्यूरो इंटरनेशनल डी एक्सपोजिशन, जिसको हम बोलते हैं ब्यूरो इंटरनेशनल डी एक्सपोजिशन BII के अंतर्गत वर्ल्ड एक्सपो 2020 जो है वो सऊदी अरब, सॉरी गलत है, दुबई होगा इसका आंसर। दुबई में इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि विश्व के लाखों लोगों को एक साथ लाना और उनको कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग फ्यूचर के साथ एक थीम के साथ मानवीय प्रतिभा और उपलब्धि का उत्सव मनाना है। तो इसको यहाँ थीम क्या है? क्रिएटिव फ्यूचर कनेक्टिंग माइंड्स, कनेक्टिंग माइंड क्रिएटिव फ्यूचर, ये इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ओपन डाटा वीक का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। स्मार्ट सिटी मिशन और आवासन शहरी कार्य मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक का शुभारंभ किया। देश भर की जो शहरी इकोसिस्टम है उसमें मुफ्त आंकड़ों को अपनाने तथा नवोन्मेष को, जो नव चीज़ें को प्रोत्साहन देने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक का शुभारंभ किया। ये जो मनाया जाएगा वो 17 जनवरी 2022 से 21 जनवरी 2022 तक होगा। ठीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन संगोष्ठी का आयोजन सूरत में फरवरी 2022 में होगा। ये एक अलग से है, ठीक है। इसी की जो फरवरी में होने वाला इसी को लेके एक ओपन डाटा वीक कार्यक्रम का पूर्व गतिविधियों के अंग के रूप में स्टार्ट किया गया है। ठीक, तो याद रखना, आज़ादी का अमृत महोत्सव स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन अगर आए, कहाँ आयोजन किया जाएगा इसका? तो सूरत में 2022 में, फरवरी 2022 में। निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता एवं पद्म पुरस्कार से सम्मानित का निधन हुआ? किसका हुआ? तो ये पूछ रहा है, तो ये हुआ है शांति देवी जी का। किसका? शांति देवी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिटकॉइन का गठन करता है? बिटकॉइन का गठन कौन सा करता है? जो गैर फिएट क्रिप्टो करेंसी है ये बिटकॉइन का गठन करता है। बिटकॉइन है क्या? तो ये निजी व्यवसाय द्वारा जारी किया जाता है। यह एक गैर फिएट क्रिप्टो करेंसी है। फिएट क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? फिएट क्रिप्टो करेंसी तब बनाई जाएगी जब जो रिजर्व बैंक है, हमारा आरबीआई है, जब वो डिजिटल क्रिप्टो मनी बनाना शुरू करेगा तब बनाई जाएगी फिएट क्रिप्टो करेंसी। अभी ये गैर फिएट क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 375 जो हाल ही खबरों में रही वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है वैवाहिक बलात्कार अपवाद से रिलेटेड।
जो होता नहीं था कि मतलब शिकायतें जाती थी कि शादी के बाद ज़बरदस्ती जो संबंध बनाए जाते थे उससे रिलेटेड था। ठीक। तो हुआ क्या कि अभी हाई ये जो आईपीसी धारा 375 के अंतर्गत आ गया कि इसी को लेके कि 15 मतलब लगभग 16 साल के 16 साल या शादी के बाद 16 साल के बाद अगर शादी की उम्र के बाद, ठीक, एक सहमति से होता है तो उसको माना जाएगा, अदरवाइज ऐसा चीज़ें मानी मानी जाएंगी, ये वैवाहिक बलात्कार अपवाद के रूप में माना जाएगा। तो आईपीसी की धारा 375 अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो वैवाहिक बलात्कार अपवाद के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी की धारा 498 किसके रूप में माना जाता है? तो ये माना जाता है दहेज कानून के रूप में। किसके? दहेज कानून के रूप में ये माना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने निम्न में से किसे अपना सॉरी नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया? तो वो किया गया भरत अरोड़ जी को। किसको? भरत अरोड़ जी को। ये पहली बार जुलाई 2014 में बतौर गेंदबाजी कोच टीम इंडिया से जुड़े थे। कब? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में बॉक्सिंग एक्सरसाइज किया? तो किस देश की नौसेना के साथ किया? ये किया रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में निम्न में से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ किसको? नाओमी ओसाका को। किसको? नाओमी ओसाका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। आपसे क्वेश्चन है जो भारतीय सेना दिवस है ये किसके उपलक्ष्य में, यह कह सकते हो क्यों मनाया जाता है, ये आपको आंसर देना है कमेंट करके, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने इस पर डिस्कस किया था, इसलिए आप लोग से पूछा हूँ कि ये किस लिए मनाया जाता है। जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार का हृदयघात की वजह से 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो थे कौन? कमाल खान। किस चैनल से रिलेटेड है ये? एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया जो ई दाखिल पोर्टल है कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये शुरू हो चुका है? तो वो टोटल कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? टोटल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का लगभग 2780 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है? तो वो किस देश के साथ किया है? वो है फिलीपींस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खेल मंत्रालय ने भारत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस कर निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया है? कर निदेशक नहीं है, परफॉर्मेंस का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया गया है अविनाश पांडे जी को। किसको? अविनाश पांडे जी को। वे इस खेल में इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति हैं। जहां पहले आ जाए वो समझ लो क्या है, जिसको हम स्टार लगाते हैं ना, इम्पोर्टेंट। जहां पहले आ जाए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री नरेंद्र कुमार गोयनका को हाल ही में निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वो किस एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया आपका पारधान निर्यात संवर्धन परिषद। ठीक। अब हम अगर इसके बारे में थोड़ी जानकारी लें तो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद है क्या? तो 1978 में इसको निगमित किया गया, जिसको हम AEPC कहते हैं, और ये भारत में परिधान निर्यातकों का आधिकारिक एक निकाय है जो करता क्या है, जो निर्यातकों के साथ साथ जो आयातक और अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हैं उनको अमूल्य सहायता प्रदान करता है, जो भारत को कपड़ों के लिए अपने पसंदीदा सेंसिंग गंतव्य के रूप में चुनता है।
पारधान निर्यात संवर्धन परिषद जो AEPC है वो कितनी उपलब्धियों के पीछे प्रेरक शक्ति रही है, इस पर अगर एक नज़र डालें तो 1978 में एक कार्यालय से 30 वर्षों की अवधि में इसे 12 से अधिक कार्यालय हैं। मतलब पहले एक कार्यालय था 1978 में, लेकिन 30 वर्षों में इसके 12 से अधिक कार्यालय हो गए। केवल एक कोटा निगरानी होने से लेकर AEPC आज पारधान निर्माण और उसके निर्यात के प्रचार सुविधा के लिए एक शक्तिशाली निकाय के रूप में जानी जाती है। भारत निर्यातकों के लिए ये जो है वस्तुतः सूचना सलाह तकनीकी मार्गदर्शन कार्यबल तथा बाजार सूचना के वन स्टॉप शॉप हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, दूसरा क्या है, यह नए बाजार की पहचान करने, विभिन्न देशों के प्रमुख व्यापार प्रतिनिधि मंडलों की पहचान करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। तो ये कुछ टॉपिक पॉइंट थे आपके प्रधान निर्यात संवर्धन परिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा का निर्माण किया है जो चुंबकत्व का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण स्तर को कम करने में सक्षम है? तो किसने किया है? चीन ने। आंसर तो यहीं से पता चल गया, चीन का चंद्र कार्यक्रम है क्या ये। चीन ने चाइनीज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम नामक एक चंद्र मिशन चला रहा है, जिसके तहत उसका वर्तमान जो रोवर है लैंडर चांग-ई 4 चंद्र की सतह का खोज कर रहा है। रोवर ने हाल ही में चंद्रमा पर वास्तविक समय में पानी का पता लगाकर इतिहास रचा। चीन ने 2029 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र अनुसंधान केंद्र शुरू करने की योजना बना रहा है। ये चीन का चंद्र अभियान कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस नृत्य शैली से जुड़े थे? तो वे जुड़े थे किस नृत्य शैली से? कथक से। किससे जुड़े थे? ये कथक से जुड़े थे। ठीक, वह भारत के कथक नृत्य के लखनऊ किस घराने से थे? लखनऊ के कालका विंध्यादीन। किसके? कालका विंध्यादीन घराने से ये थे, लखनऊ के। तो अगर हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी लें तो बिरजू महाराज जो थे वो अपने शिष्यों अनुयायियों द्वारा महाराज जी या पंडित जी के रूप में लोकप्रिय हुए। और ये क्या थे? ये नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे, इसलिए थे। लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कथक प्रस्तावक जो जगन्नाथ महाराज थे, उनके घर में ये जन्मे हुए और अपने चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज जो लच्छू महाराज थे उनसे ये प्रशिक्षण प्राप्त किए। पंडित जी ने जो इनका अपना पहला प्रदर्शन था 7 साल की उम्र में ही दिया था। यकीनन भारत के सबसे कठिन शास्त्रीय नृत्यों में से एक की बारीकियों में महारत हासिल की इन्होंने। दुनिया भर के कथक नृत्य का एक जाना पहचाना चेहरा पंडित जी ने कई देशों में प्रदर्शन किया और गायन से भी जुड़े थे। ठुमरी, दादरा, भजन, गजलों ये अपनी एक पकड़ रखते थे। इनके अगर सम्मानों की सूची देखा जाए तो प्रदर्शन कलाओं के प्रति उनके जुनून ने उन्हें कई सम्मान से नवाजा। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद कालिदास सम्मान जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है उससे सम्मानित किया गया। फिर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जो सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, संगम कला पुरस्कार, कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 2002 में उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और फिर पंडित बिरजू महाराज को खैरागढ़ जो विश्वविद्यालय है और BHU से डायरेक्ट की जो है डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी इनको नवाजा गया। 2012 में इन्हें फिल्म जो विश्व स्वरूपम है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उन्होंने उस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता। साथ साथ 2016 में जो बाजीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी फिल्म फेयर का भी पुरस्कार मिला। तो ये याद रखना, कुछ रिसेंट में है उनको भी ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर किसकी एक संयुक्त पहल है? ठीक, तो ये जो है ये संयुक्त पहल किसकी है? भारत और जापान की। इसे पहली बार 2017 में लॉन्च किया गया। कब? 2017 मई में इसको लॉन्च किया गया था। पूरा रोड मैप 3 संस्थानों ने तैयार किया।
जो पूरा रोड मैप था वो 3 संस्थानों ने तैयार किया। एक था RIS, फिर था ERIA, इन सबका फुल फॉर्म बता रहा हूँ, फिर एक था IDEJETRO। ठीक। अब अगर हम देखें तो RIS को क्या बोलते हैं, ये एक दिल्ली में विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली है। जो RIS है, अनुसंधान रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली, ये है जो विकासशील देशों के लिए है नई दिल्ली में। एक इसका सहयोग था, ठीक, जो पूरा रोड मैप तैयार किया रखा। दूसरा था जकार्ता में आसियान और पूर्वी एशिया के लिए एक आर्थिक अनुसंधान संस्थान है, ठीक, जिसको ERIA बोलते हैं उसका। और तीसरा जो था वो टोक्यो में विकासशील अर्थव्यवस्था संस्थान, उसने क्या है, तीनों ने मिलकर इसका रोड मैप पूरा तैयार किया। तो एक बार हम देख लेते हैं, यह है आपका जो लाइनिंग है ना, ये पूरा ये कवर करता है, ये यहाँ तक, ये सब आपका क्या है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है। जितने लाइनिंग है उसके अंडर में जो है, एक बार ध्यान से इसको देख लेना। पोटेंशियल न्यू शिपिंग रूट है ये, ठीक, रेड वाला, ये है आपका करंट मेन शिपिंग रूट, ये दिखाया गया है। तो ये पूरा एरिया आपको कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष विवाह अधिनियम 1954 के बारे में। प्रभाव जो है वो किस प्रकार पड़ता है, किस पर पड़ता है, अनुच्छेद 25 से पड़ता है कि 21 से पड़ता है कि 19 से पड़ता है कि सभी पर पड़ता है? तो ये सभी पर पड़ता, सॉरी, ये सभी पर पड़ता है, डी ऑप्शन सही होगा। कुछ जानकारी अगर देखें तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 जो है, विभिन्न धर्मों को मानने वाले एक नागरिक विवाह को प्राथमिकता देने वाले जोड़ों के विवाह की सुविधा के लिए अधिनियमित किया गया है। विभिन्न जातियों, धर्मों और राज्यों के लोग जो SMA के तहत विवाह करते हैं, जिसमें विवाह पंजीकरण माध्यम से संपन्न होता है। उद्देश्य क्या है इस अधिनियम का, कि जो अंतर विवाहों को संबोधित करना और सभी धार्मिक औपचारिकताओं से रहित विवाह को एक धर्मनिरपेक्ष संस्था के रूप में स्थापित करना है, जिसके लिए केवल पंजीकरण की ही आवश्यकता है। अब अगर हम देखें चुनौतियां कौन कौन सी आती है, तो चुनौतियां आती हैं इस अंतर्विवाह कानून में। समानता का अधिकार 1914, जिसे स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19, धर्म की स्वतंत्रता, जीवन के अधिकार 1925 और 21 के खिलाफ। भारतीय संविधान 1925 में के खिलाफ, जो अपने पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता करता है। दूसरा कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो सफीन जहान बनाम अशोक केयम 2018 में एक मामला आया, जिसमें कहा गया कि 2000 अनुच्छेद 21 के एक भाग के रूप में अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से शादी करने के अधिकार को बरकरार रखा। इसलिए अपनी पसंद के व्यक्ति को शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। 21 केस से है, सफीन जहान बनाम अशोक केयम 2018। फिर आता है एक केस KS पुट्टा स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड, ठीक, भारत संघ। 2017 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक जीवन के चुनाव का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद की स्वतंत्रता का अधिकार है। अब विवाह एक व्यक्तिगत मामला होने का कारण इसे संयम से विनियमित करने की एक आवश्यकता है, जब तक यह सामाजिक बुराइयों को, ठीक है, क्या करे, बुराइयों की ओर न ले जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी विवाह से रिलेटेड, जो अंतर विवाह संबंध की बात हो रही है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को बढ़ाकर 32 से 38 कर दिया? तो ये किया है किस राज्य सरकार ने? उड़ीसा की राज्य सरकार ने। हमारे यहाँ यूपी में तो वही से 40 है, पहले से करने दिखते नहीं है। बिहारों में 40 है, राजस्थानों में लगभग वही आसपास है, मध्य प्रदेश में भी है, उड़ीसा था वो भी कर दिया 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरी आरक्षित की है? कौन हो सकता है भैया? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने क्या किया कि जो निजी क्षेत्र थे
उसमें जो स्थानीय निवासी हैं, जो हरियाणा वासी हैं, उनके लिए 75% नौकरियों का आरक्षित कर दिया भैया। जो पूरी 100 में से 75 जो हैं वो कहाँ के होंगे, केवल हरियाणा के होंगे। 25 में सारे आएंगे, ध्यान रखना। हम लोग के यहाँ का है, पता लगता है 75 में सब हैं, 25 में केवल यूपी के हैं, ऐसा सिस्टम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से कितने एयरबैग्स, जो गाड़ियों में एयरबैग्स रखते हैं, उसको अनिवार्य करने की एक प्रक्रिया शुरू की है। तो अब हर गाड़ी में कितने एयरबैग होने चाहिए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, जहां ये शब्द आए वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में लेके आ जाना। जितने भी क्वेश्चन हैं फंसेंगे तो आइए काट। तो कौन सा है, वो है आपका गुजरात हाई कोर्ट। कौन सा, गुजरात हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम, ठीक, सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर एक 70 साल की बाघिन का निधन हो गया। तो किस राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। देखें अगर हम, ये है भैया सुपर मॉम, जिनका हाल ही में निधन हो गया। कहते हैं कि अपने उम्र में अभी तक जितना प्रजनन मतलब जितना बच्चे ये पैदा कर दी है, रिकॉर्ड है किसी ने नहीं किया, ठीक है, इसीलिए सुपर मॉम मानी जाती हैं। ठीक, इनको कॉलर वाली के नाम से मशहूर है ये, ठीक। ये अभी 17 साल की है, ज़्यादा साल की भी नहीं हुई थी। तो अगर हम एमपी में देखें तो एमपी में जो पेंच जो टाइगर रिजर्व है, ये वो यहाँ पे है। कहाँ है ये, छिंदवाड़ा के पास, ठीक। तो ये कुछ टाइगर रिजर्व हैं, जैसे सतपुरा हो गया आपका, कान्हा, इधर बांधवगढ़, इधर संजय, इधर पन्ना, ठीक। ये कुछ टाइगर रिजर्व हैं जो मेन खास खास हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ये मध्य प्रदेश के हैं। इसी बहाने मध्य प्रदेश के ज़िले भी आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, एमपी पीसीएस वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। एमपी पीसीएस वालों के लिए मैं ट्रिपल स्टार में करता हूँ इसको, ठीक, एमपी पीसीएस वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो वो हैं एम के प्रसाद। कौन, एम के प्रसाद। ये हैं एम के प्रसाद साहब, जो एक पर्यावरणविद हैं। इनकी अभी हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में इब्राहिम अस्क का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो वो थे गीतकार। इनके बारे में अगर देखें तो इब्राहिम अस्क का जन्म है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। इम्पोर्टेंट एमपीपीसीएस के लिए, एमपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ। बॉलीवुड की बहुत सारे फिल्मों के लिए शानदार गीत लिखे भी हैं, कोई मिल गया जैसे हो गया, क्रिस वेलकम, इन सब चीज जो मूवियाँ हैं उनके लिए फिल्म में शामिल हैं उनके गीत, ठीक। वे भारतीय हिंदी उर्दू कवि, पत्रकार, अभिनेता, फिल्म गीतकार थे। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने बड़नगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश में हुई। 73 में इंदौर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया और 74 में विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए भी किया, ठीक। उन्होंने बाद में अपने नाम के आगे अस्क जोड़ा। पहले इब्राहिम अस्क की प्रारंभिक जो पढ़ाई है उज्जैन के वंदनगर से ही हुई थी, ठीक। वे शायर भी थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक पत्रकार के रूप में भी काम किया और हिंदू उर्दू में कविता लिखते थे। उनका पूरा नाम क्या था, इब्राहिम खान गौरी, ये याद रखना। उनका पूरा नाम क्या था, इब्राहिम खान गौरी। अस्क उन्होंने बाद में कर लिया था अपना नाम। एक क्वेश्चन इसमें छूट गया था कि हरियाणा सरकार ने, लिख देता हूँ, ठीक, हरियाणा में ही पहुँचते हैं। हरियाणा वाला क्वेश्चन कहाँ गया, 75। ये कह रहा है, हरियाणा सरकार ने किस राज्य महिला को
किस राज्य महिला आयोग, मतलब किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? रेणु भाटिया जी को। किसको? रेणु भाटिया जी को, ये याद रखना, ये छूट गया था। हरियाणा जो है वो किसे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो रेणु भाटिया जी को। आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और साथ साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू सो मच।